हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। सो आई एम रचित एंड आज के वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट एसएससी सीजीएल 2023 पेपर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, जो कि टीयर 2 में होता है। एंड इस वीडियो में आई विल कवर कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होती हैं, सिलेबस क्या है इस पेपर का, एंड ऑल्सो आई विल शेयर कि प्रीवियस अगर हम 7 to 8 ईयर्स का एनालिसिस करें तो कौन से टॉपिक को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई है। So first of all, talking about Tier 2 Paper 2 Statistics, तो 2023 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो पोस्ट आपके पास अवेलेबल हैं दे आर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसे शॉर्ट में हम JSO कहते हैं, एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, दैट इज़ SI ग्रेड 2. One of them is in Ministry of Statistics and Program Implementation, and second is under Office of Registrar General of India, Ministry of Home Affairs. And अगर हम एज की बात करें तो 18 to 32 and 18 to 30 ईयर्स इन दोनों ही पोस्ट की एज लिमिट रहती है। अब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस दोनों ही पोस्ट के लिए अलग हैं। फर्स्ट, अगर हम JSO की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस में या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथ्स इन 12th स्टैंडर्ड, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। तो मेक श्योर, ऑल्दो अभी तक आपने फॉर्म्स फिल कर दिए होंगे, बट मेक श्योर कि आपके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस मीट हो रही हैं एंड उसी के बाद स्टडी अकॉर्डिंगली फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। देन नेक्स्ट बात करें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, तो इसमें यू शुड हैव स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, या फिर अब सिंस मोस्टली सेमेस्टर सिस्टम है सो इन ऑल द 6 सेमेस्टर्स ऑफ योर ग्रेजुएशन। तो ऑल्दो JSO में अगर आपके 12th में मैथ्स में 60% थे तब भी आप एलिजिबल हो। SI ग्रेड 2 के लिए क्वालिफ़िकेशंस थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं बिकॉज यू शुड हैव स्टैटिस्टिक्स in all these 3 years of your graduation. अब अगर बात करें तो पेपर इज़ ऑफ 200 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहती है। टीयर 2 के साथ ही होता है ये पेपर एंड यू हैव 100 क्वेश्चंस एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स। बाकी नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल आप नोटिफिकेशन में से देख सकते हो, इट इज़ 1/4 ऑफ योर मार्क्स। तो इसमें 12 टॉपिक्स कवर होते हैं इन योर सिलेबस। तो अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो फर्स्ट टॉपिक इज़ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ओके, जिसमें डेटा किस टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स क्या हैं, टैबुलेशन, ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ये सब आता है आपके टॉपिक 1 में। तो यू कैन से कि यहाँ से आपका बेस बनता है। ऑल्दो अगर हम बात करें इन सब टॉपिक्स की तो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, टैबुलेशन, ग्राफ्स, चार्ट्स, बार चार्ट्स एंड ऑल, आप या तो टीयर 1 की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप ग्राफ चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस एनीवे पढ़ रहे होते हैं। अदरवाइज़ ऑल्सो स्कूल लेवल तक भी आपने इस टॉपिक में से काफ़ी ज़्यादा सब टॉपिक्स को कवर किया होता है। देन कमिंग टू टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो टीयर 1 में आप मीन, मोड, मीडियन फाइंड आउट वैसे भी करते हैं, तो वही सब टॉपिक 2 में इंक्लूडेड है। देन पार्टीशन वैल्यूज़, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स, ये आपका टॉपिक 2 में एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। परसेंटाइल्स आई एम अज्यूमिंग कि आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज़ क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स भी हम इस टॉपिक में कवर करते हैं। Then topic 3, measures of dispersion, range, quartile deviation, mean deviation, relative dispersion, topic 3 के अंडर आता है। ऑल्सो वीडियो के एंड में आई विल टेल यू कि इन टॉपिक में से किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। एज ऑफ नाउ अभी सिलेबस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो टॉपिक 4 है मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस टॉपिक पढ़ाते हुए विल स्टार्ट विद मोमेंट्स एंड देन हम देखेंगे कि स्क्यूनेस क्या होता है,
कर्टोसिस क्या होता है, उनके मेजर्स क्या होते हैं स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के, कर्टोसिस फाइंड आउट करने के लिए। ऑब्वियसली अलग अलग मेथड्स या फिर अलग अलग मेजर्स होते हैं स्क्यूनेस के लिए भी, कर्टोसिस के लिए भी। तो जितने भी मेथड्स रिक्वायर्ड होंगे विल गो थ्रू दोज मेथड्स। देन टॉपिक 5 इज़ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जिसमें हम कोरिलेशन की बात करेंगे, चाहे वो सिंपल कोरिलेशन हो या फिर मल्टीपल कोरिलेशन हो या पार्शियल कोरिलेशन हो। एंड देन हम रिग्रेशन की बात करेंगे, एंड इसमें से वी विल फोकस ऑन द फैक्ट कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं एंड कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या होते हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, हाउ आर दे रिलेटेड। एंड ऑब्वियसली इस पार्ट में भी आपके न्यूमेरिकल पार्ट एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ पार्ट भी कवर होगा। Then topic number 6 is probability theory. तो probability theory, as you know, अब in SSC CGL tier 1 also they have included probability theory. Okay, and obviously tier 2 में भी probability से question आते हैं, तो वही सेम चीज़ें हैं। अगर आप probability क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा, and all these things are the same, चाहे वो क्लास 12th वाले की अगर हम बात करें या फिर जो अभी आप अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी रिमेन्स द सेम। ठीक है, कि मीनिंग क्या होता है, सिंपल प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, बेस थ्योरम सबसे इम्पॉर्टेंट, तो ये सब हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कवर करते हैं। देन टॉपिक नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है इस पर्टिकुलर पेपर के लिए, एंड इसमें वी कवर रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। विल सी कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, हम किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड जो मोमेंट्स हमने टॉपिक नंबर 4 में पढ़ा था, ओके, उसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हायर मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल के अंडर, एंड यहाँ पे हम इसको जनरलाइज करते हैं किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए। देन एज पर सिलेबस अगर हम बात करें तो कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आपके सिलेबस में हैं, बायनॉमियल, पॉइजन, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस। बट अदरवाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर आप नोट करें तो आपके क्वेश्चंस बस इन 4 डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आते। ओके, ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक, देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सब भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिसमें से आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलते हैं। तो व्हाट आई हैव डन इज़, या तो मैंने इनको लेक्चर्स में कवर किया है, एंड अगर आई थॉट कि लेक्चर्स थोड़ा हैवी हो रहा है तो उसी को मैंने प्रीवियस ईयर में एक्सप्लेन किया है। ओके, ताकि आप प्रीवियस ईयर जब पढ़ें तो आपको एक तो वो रिवाइज हो जाए एंड आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस ना करें जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन एट लास्ट इसमें हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे। देन आते हैं टॉपिक 8 पे। टॉपिक 8 थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, ओके, क्योंकि इसमें हमारे पास हम डिफरेंशिएट करते हैं कि पॉपुलेशन और सैम्पल क्या है, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक क्या है। देन हमारे पास कुछ सैम्पलिंग मेथड्स या सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, ओके, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, पर्पोसिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये सब आपके कुछ सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं जो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक 8 में पढ़ेंगे। एंड ये सब थ्योरी है, एक दो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, सो आई हैव कवर्ड दोज क्वेश्चंस, बट अदरवाइज इस टॉपिक में से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पल साइज, डिसीजंस। ऑल्सो अगर हम बात करें टॉपिक 8 एंड टॉपिक 9 की, तो टॉपिक 8 एंड टॉपिक 9 हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये एकदम अलग हैं। ऑल्दो मेथड्स आपके जो हैं प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, ये फिर भी एक अलग से थ्योरेटिकल टॉपिक है। अदरवाइज टॉपिक 8 और 9 को कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेंगे कि हाँ ये टॉपिक 9 में से आए, कुछ आपको 8 में से लगेंगे। ओके, तो मेक श्योर कि आप टॉपिक 8 और 9 को साथ में पढ़ो। एंड सिमिलरली कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें जो हम 7th टॉपिक में बात कर रहे थे, सो वो कुछ क्वेश्चंस अगैन टॉपिक नंबर 9 में रिपीट होते हैं। तो आज सच कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये क्वेश्चन 8 का है, 9 का है, या फिर 7 और 9 में भी थोड़ा सा वी कैन से कि सिमिलैरिटीज़ हैं। देन टॉपिक 9 में
हम एस्टिमेशन के बारे में पढ़ते हैं, पॉइंट एस्टिमेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, इंटरवल एस्टिमेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स अगर आपने सुना होगा वो टॉपिक 9 में आता है। देन कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं एस्टिमेटर्स की, देन मेथड्स देखते हैं, मोमेंट्स मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, लीस्ट स्क्वायर्स मेथड, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड फिर हम आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे, एरर्स क्या होते हैं, देन स्मॉल एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट, देन ZT, chi square एंड F स्टैटिस्टिक पे टेस्ट बेस्ड जो होते हैं, ऑल ऑफ दिस विल बी कवर्ड इन टॉपिक नंबर 9। एंड एज पर दी पास्ट रिकॉर्ड्स अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को यूजुअली टॉपिक 9 थोड़ा ट्रिकी लगता है। सो व्हाट आई हैव डन इज़ कि जितना सिंप्लीफाइड मेथड करके आपको ये सारा समझाया जा सके, आई हैव ट्राइड दैट। सो आई होप जो भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं दे विल बी ऑफ हेल्प फॉर यू। देन टॉपिक 10 इज़ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसमें 1 वे अनोवा एंड 2 वे अनोवा कवर होता है। यूजुअली इन पे क्वेश्चंस जो आते हैं टॉपिक 10 पे, दे आर बेस्ड ऑन टेबल्स। ओके, तो 1 वे अनोवा की टेबल एंड 2 वे अनोवा की टेबल आपको पता होनी चाहिए, एंड उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कवर कर पाते हो। ऑब्वियसली थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं, बट अदरवाइज टैबुलर 1 वे अनोवा एंड 2 वे अनोवा से you will be able to solve your questions. Then टाइम सीरीज एनालिसिस में हम कंपोनेंट्स देखते हैं। देन इन कंपोनेंट्स में से 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेंड एंड सीजनल। तो हम इन दोनों को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनको कैसे डिटरमाइन या मेजर करते हैं, वो कुछ मेथड्स हम टॉपिक नंबर 11 में पढ़ेंगे। देन टॉपिक 12 भी आई थिंक आपने अगर क्लास 12th में यू हैड मैथ्स और स्टार्ट्स तो आपने इंडेक्स नंबर्स कवर किए होंगे। इफ़ नॉट, सो अगेन वी विल सी कि मीनिंग क्या होता है इंडेक्स नंबर्स का, एंड कुछ फॉर्मूले होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट। एंड देन वी हैव कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस। तो ऑल दिस वी विल सी इन टॉपिक नंबर 12 ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अब सिलेबस देख लिया, नाउ लेट्स सी कि ओवर द लास्ट ईयर्स आपके कौन से टॉपिक को कितनी इम्पोर्टेंस मिली है। ओके, उससे पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, तो टीयर 1 की बात कर लो, चाहे सेक्शन 1 की बात कर लो, सेक्शन 2 की बात कर लो, या फिर टीयर 2 पेपर 2 की बात कर लो, जो कि आर मेन कंसर्न इज़, तो उसके लिए कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर करना डज़ नॉट मीन कि आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये होता है कि आपके एटलीस्ट इतने मार्क्स आने चाहिए ताकि वो आपको कंसिडर कर सकें किसी भी पोस्ट के क्वालिफाइंग कट ऑफ फाइंड आउट करने के लिए। ओके, ऑल्दो ऑब्वियसली आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको इतना आइडिया होगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो आपके 200 में से 60 मार्क्स आने चाहिए। अगर OBC और EWS की बात करें तो 200 में से 50 मार्क्स होने चाहिए, एंड बाकी सब कैटेगरीज़ के लिए यू शुड हैव 40 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो मेक श्योर अगर किसी भी वर्स्ट केस सिनारियो में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो और आपको इतना नहीं आता, तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट ये क्वालिफाइंग मार्क्स को देखते हुए अपना पेपर अटेम्प्ट करें। ऐसा ना हो कि आप फ्लूक्स के चक्कर में ये वाला जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसको भी कवर अप नहीं कर पाएँ। ओके, तो इसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट आता है कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए ओवर द ईयर्स। ऑल्दो एनालिसिस आपके सामने है, बट मेरा हर साल यही सजेशन रहता है कि डोंट जस्ट फोकस कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गए थे या फिर ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है। रिविज़न के टाइम हेल्प मिलेगी इससे, बट अदरवाइज़ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए देन आपको सारे टॉपिक्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। उनके फॉर्मूलाज देखने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इन्वॉल्व हैं वो देखनी है, न्यूमेरिकल्स कैसे कवर हुए हैं वो सब यू शुड नो। ओके, राइट फ्रॉम द बेस वी हैव ट्राइड टू कवर इट। तो बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक, एंड उसके बाद फिर यू कैन सी कि कौन से टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस आप रिविजन में दे रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से। तो टॉपिक 1 से अगर आप देखो
एंड ये एनालिसिस 2015 ऑनवर्ड्स है टिल द लास्ट पेपर विच वॉज ऑफ SSC CGL 2022। तो अगर हम टॉपिक 1 की बात करें, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, लास्ट ईयर इसमें से 5 क्वेश्चंस आए थे एंड ओवर द ईयर्स आपके पास 3 क्वेश्चंस भी हैं, 7 क्वेश्चंस भी हैं। बट अगर रीसेंट पैटर्न की बात करें तो आपको 3 to 5 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक 1 में से मिलेंगे। देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो इसका वेटेज भी अप्रॉक्स आपका 8 to 10 क्वेश्चंस रहता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें एक फॉर्मूला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से भी यूज़ होता है, तो इधर आपका 9 to 10 क्वेश्चंस हैं अगर हम बात करें 2020 to 2022 के पेपर की। देन मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर इसमें से 14 क्वेश्चंस आए थे। देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में से 11 क्वेश्चंस थे। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में से बेसिक से क्वेश्चंस थे एंड 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में से 15 क्वेश्चंस आए हैं एंड ओवर द ईयर्स अगर आप इसकी वेटेज देखें लास्ट 5-6 साल की, तो इसमें आपको दिखेगा कि इसकी वेटेज मैक्सिमम 22 क्वेश्चंस तक भी गई है। देन सैम्पलिंग थ्योरी 4 या 5 क्वेश्चंस रहते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस 4 to 7 क्वेश्चंस रहते हैं, ऑल्दो एक बार 2017 में इसमें से 12 क्वेश्चंस भी आए थे। अनोवा में से 10 क्वेश्चंस रहते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस में से 5 to 7 क्वेश्चंस रहते हैं अगर कुछ लास्ट 3-4 ईयर्स की बात करें, ऑल्दो 15, 16 और 17 में पेपर थोड़ा सा स्क्यूड था और टाइम सीरीज एनालिसिस में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखे थे। देन इंडेक्स नंबर्स की बात करें तो पहले 15, 14, 16, 17 इंडेक्स नंबर्स को 10 क्वेश्चंस तक वेटेज दी जाती थी, बट रीसेंट ट्रेंड में इसको 6 to 8 क्वेश्चंस तक लिमिट कर दिया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं ओवर द ईयर्स जो आपके अलग अलग टॉपिक्स में से आए हैं। बाकी एनालिसिस आई थिंक आप खुद कर सकते हो कि कौन से टॉपिक को आपको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, बिकॉज़ वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे भी मैटर करेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है, बिकॉज़ हर टॉपिक में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको रिक्वायर्ड होता है। ऑल्दो वी हैव ट्राइड बिल्कुल ही बेसिक से कि जिसको स्टैटिस्टिक्स की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, वी हैव ट्राइड कि उनको हेल्प मिल सके एंड आप स्टार्टिंग उसी बेस से स्टार्ट कर पाएँ जो बाकी सब एक बेस लेके आते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क कि आप कितना एफर्ट इसमें पुट कर रहे हैं। देन अगर हम 2023 के पेपर की बात करें, सो दिस इज़ माय लॉजिक कि यही सेम पैटर्न अगर रिपीट होता है तो कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो टॉपिक नंबर 1 में से आप 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन इस टॉपिक में से क्लासिफिकेशन मैटर करता है, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा एंड ग्राफ्स मैटर करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से मीन, मोड, मीडियन, उनके मेथड्स एंड मोस्टली इसमें आपके क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स पे से भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। देन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन 7 to 9 क्वेश्चंस अगेन। रिलेटिव मेजर्स भी आपको इसमें पता होने चाहिए। फिर मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस तीनों के बारे में पता होना चाहिए। मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स का रिलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के क्या क्या मेथड्स हैं वो सब न्यूमेरिकल्स आपको पता होने चाहिए। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में से अगेन कोरिलेशन के मेथड्स, फॉर्मूलाज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। रिग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आपको पता होना चाहिए, उसके फॉर्मूला पता होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी थ्योरी अगेन क्वेश्चंस बेसिक आते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी थोड़ा लॉजिकल हो जाता है एंड जो बेस्ट पार्ट है अब इस बैच के लिए इज़ दैट कि आप प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बिकॉज वो आपके मैथ्स के टॉपिक्स में आता है। तो अगर आप उसको इम्पोर्टेंस वहाँ पे दे रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स में आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट करने के लिए कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज वन एंड द सेम थिंग्स आर देयर इन मैथ्स एंड इन स्टैटिस्टिक्स फॉर प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो इसमें भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। देन बेस थ्योरम पता होनी चाहिए। फिर आते हैं
टॉपिक नंबर 7 पे रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर सेम पैटर्न फॉलो होता है तो 15 to 18 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो ऑलमोस्ट सारा ही टॉपिक आपके लिए टॉपिक 7 इम्पॉर्टेंट होता है। सैम्पलिंग थ्योरी में से 3 to 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें से आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी आना चाहिए। एंड अगर कोई न्यूमेरिकल है जो यूजुअली 14, 15 या 16 पेपर में आए थे, तो वो आपको पता होने चाहिए कि आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में से 5 to 7 क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मेथड्स, एमएलई, ये सब आपको इसमें अच्छे से याद होने चाहिए। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में से जो मैंने आपको बताया 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा, उसके अलावा भी जो भी फैक्ट्स हैं या फिर कुछ और भी जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टॉपिक में कवर होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। टाइम सीरीज एनालिसिस में से 6 to 8 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड। मेथड्स पता होने चाहिए, जो भी आपके टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा कंपोनेंट या फिर कौन सा एग्जांपल किस कंपोनेंट का है। इंडेक्स नंबर्स यूजुअली बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, या तो आपको टेस्ट आ जाएंगे कि इंडेक्स नंबर्स के फॉर्मूला क्या है, कौन सा इंडेक्स नंबर कौन सा टेस्ट को क्वालिफाई कर रहा है, एंड ऑल्सो कि CLI या फिर आपकी इन्फ्लेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं। देन दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो दीज आर आर ऑप्शंस जिससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन मेल अस ऑन sbss.enquiry@gmail.com। अगर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे बात करनी है सो यू कैन व्हाट्सएप और टेलीग्राम अस ऑन 9599312491। टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन। जो भी अपडेट्स होते हैं वी पोस्ट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, एंड ऑल्सो कुछ क्विजेज़ भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, या फिर लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए अगर आपको कुछ भी शॉर्ट नोट्स एंड ऑल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो टेलीग्राम चैनल पे ही अवेलेबल होता है। एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, टेलीग्राम चैनल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आप अपने सीनियर्स या फिर जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है उनसे भी कॉन्टैक्ट करते हो, सो दे विल लेट यू नो, दे विल हेल्प यू आउट एंड दे विल कंफर्म द फैक्ट कि टेलीग्राम चैनल पे कुछ अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। मोर ओवर अगर आप टेस्टिमोनियल्स देखना चाहो सो आई विल पोस्ट the link in the comments or description box. You can see the testimonials for our course. We have started with the course and videos are available. Obviously time and again हम उनको update करते रहते हैं as per the requirements, but otherwise if you want to enroll for the course it is available. So we would expect कि आप कोर्स में enroll करो ताकि just like जो previous year batches को हमने help की है in clearing their exams, आपको भी हेल्प मिल पाए। देयर इज़ अ नॉमिनल फ़ी जिसको आप पे करके कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हो। रेस्ट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि अगर आपको सिलेबस कंफर्टेबल है देन ऑब्वियसली जस्ट डू इट ऑन योर ओन। प्रीवियस ईयर्स को देखो एंड उनको रेफ़र करते हुए यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। इफ़ यू फील कि यू वांट अ कोर्स जिससे आप पढ़ना चाहते हो, बेसिक्स देखना चाहते हो, एडवांस्ड एंड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, सो इन दैट केस यू कैन ऑब्वियसली एनरोल टू आवर कोर्स। कुछ वीडियोस हैं एज डेमो लेक्चर्स जो कि अवेलेबल होंगी, उसका लिंक भी आई विल पोस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो एंड उसके बाद ही टेक योर कैलकुलेटेड डिसीजन। Okay, so that is all for this video. I hope to see you all and we hope to help you out in your preparation. Have a good day ahead and all the very best for your exam.